अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ। और आज हम बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। मंशा भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दोनों टीमों को पहुंचने से? डेफिनेटली मुझे तो टूर्नामेंट से पहले ये फेवरेट्स लग रहे थे साउथ अफ्रीका। और क्योंकि बड़ी अच्छी इन्होंने एक साइड वो अनाउंस की थी, और न्यूजीलैंड जिस तरह खेल रहा था पिछले पाकिस्तान का टूर सारा, तो यकीनन ये दोनों सेमीफाइनल्स लग रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों टीमें ऑब्वियसली पहले इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही पाकिस्तान आई हुई थी, उन्होंने ट्रायंगुलर सीरीज खेली। तो आपको लगता है कि उसका कितना फर्क पड़ा इन दोनों टीमों को, कितना एडवांटेज हुआ है? आई नो साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स तो मिसिंग थे, लेकिन उसके बावजूद एक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। जी, इसका एडवांटेज तो ऑफ कोर्स था। साउथ अफ्रीका से ज्यादा एडवांटेज इसको सची भाई था न्यूजीलैंड को एडवांटेज, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पिछले 2022 के बाद से लेके अब तक 11 वनडे खेले हैं। इसको अगर चैंपियन ट्रॉफी को निकाल दें तो उससे पहले पहले उन्होंने 11 वनडे खेले पाकिस्तान में। यानी कि जितने पाकिस्तान ने खेले इतने न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में खेले हुए हैं। तो उनको तो एक वसी तजर्बा हासिल हो गया था हमारी विकेट्स का भी, और खासतौर पर ट्राई नेशन का जितना फायदा मेरे ख्याल न्यूजीलैंड को हुआ ना, शायद किसी और टीम को ना, पाकिस्तान को तो खैर बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे से कॉम्बिनेशन तलाश करते ही गुजर गया सारा टाइम। अलबत्ता साउथ अफ्रीका को भी बहरहाल एडवांटेज जरूर हुआ है। वो एज ए टीम, आपने जैसे कहा कि बेशक वो 8-9 प्लेयर नहीं थे उनके मेन, लेकिन फिर भी एज ए टीम, एज मैनेजमेंट आपको बहुत सारे डिसीजन करने में आसानी होती है जब आप विकेट्स को देख लेते हैं, जगह को देख लेते हैं, एनवायरनमेंट से आप एक्लेमेटाइज हो चुके होते हैं। तो वो एडवांटेज तो था। और इस वक्त वैसे भी ऑन पेपर जो साउथ अफ्रीका की टीम थी वो क्लियर कट थी, बिल्कुल वाजे तौर पर अंदर थी, आपको नजर आ रही थी कि टॉप 4 में वो जगह बनाएगी ही बनाएगी, कोई वजह नहीं है ना जगह ना बनाने की। जी। अच्छा मनसे भाई, दोनों टीमों की जो है ना, जिस तरह बॉक्सिंग के हम पिछली एपिसोड में भी जिक्र किया, बॉक्सिंग में हर बॉक्सर का अपना स्टाइल होता है, राइट? तो दोनों टीमों का जो स्टाइल है ऑफ अटैक इज प्रीटी डिफरेंट। तो अगर हम उसको कंपेयर करें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को, तो गोइंग इनटू दिस गेम, तो साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली थोड़े से एग्रेसिव ज्यादा हैं न्यूजीलैंड के निस्बत। अगर हम ऊपर की भी बात करें, ज्यादा रिस्की शॉट्स खेल लेते हैं। न्यूजीलैंड वाले सटल हैं, आराम से बारी करके तेज खेलते हैं, लेकिन बारी करके तेज खेलते हैं। तो हाउ डू यू कंपेयर द टू? फील्डिंग दोनों की अच्छी है। ओह, बड़ी मुश्किल चॉइस है, पर मुझे अभी जो मैं साउथ अफ्रीका की साइड देख रहा हूँ, मेरे ख्याल है वो तो एक हेडेक है उनके लिए कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। उस स्टफ को बाहर बिठा दे, आई थिंक बड़ा मुश्किल होगा भाई। उन्होंने पिछले में उसको ओपन कराने की कोशिश की, मतलब नंबर कहाँ पे खिलाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके पास इस टाइम इस कदर चॉइसेस हैं और लड़के फॉर्म में हैं कि किसको खिलाएं और किसको बिठाएं। तो बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड क्योंकि एक बड़ा ही अभी एक अच्छे सेटअप से और खेली जा रहा है, और खास तौर पे जो डॉक्टर साहब भी पीछे बात करते रहे प्रोग्राम में कि मिडिल ओवर खेलने कमाल खेल रहे हैं, कि कैसे विकेट को भी रोकना है और सिंगल और डबल से चलाते रहना है और कहाँ अटैक करना है और कहाँ विकेट नहीं देनी। तो मिडल ओवर बहुत कमाल खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्कोर हमेशा इतना लंबा लगा रहे हैं। और पाकिस्तान की जिस तरह विकेटें सीधी हैं और 350 भी चेज हो रहे हैं और 300 भी चेज हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो, अगर वो पीछे से कोई विनिंग स्ट्रीक देखूं तो न्यूजीलैंड, और अगर टैलेंट पे देखूं और उनकी फॉर्म देखूं तो क्लासन ने कहा कि मैं दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनना चाहता हूँ। आई देखना था। थिंक वो स्टिल अभी बेहतरीन प्लेयर हैं, और अगर बिल्कुल। वो मजीद अपने आप को कुछ फोर्स करना चाहते हैं तो ये दूसरी टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा एक वो खतरनाक बयान है, कि क्योंकि वो मतलब ये इससे लगता है फोकस कितने हैं और किस तरह वो हर इनिंग में 50 से ऊपर जा रहे हैं और 50 रन तो मस्ट कर रहे हैं। तो वो उस तरह के कुछ प्लेयर हैं जो उनके पास, मैं कह रहा हूँ मार्करम, स्टब्स, क्लासन, मिलर, यू नेम इट, यू हैव इट, सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह मंशा भाई ने बताया, कहा कि यार उनको तो सिलेक्शन हेडेक्स है, और सिमिलरली न्यूजीलैंड को भी सिलेक्शन हेडेक्स है, क्योंकि उन्होंने कॉनवे को बाहर बिठा के मिचेल को खिलाया पिछला मैच। और उसको दूसरे क्या कहते हैं, रविंद्र को ऊपर, रचिन को ऊपर बारी करा दी, राइट? तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो कॉनवे के साथ जाएगा ओपन करने, या फिर क्या कहते हैं, मिचेल को मिडिल ऑर्डर में करके रविंद्र को ऊपर खिलाएगा? देखिए, कॉनवे को खिलाना चाहिए। अगर मेरी ओपिनियन देखते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि वो ज्यादा डेंजरस है ऊपर से। अगेन, जैसे मंशा मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात की थी ना, शायद दूसरे एपिसोड में, कि ये ऊपर से खेलने की गेम है। अगर आप ऊपर से उस तरह से कामयाब हो जाएं, गो के कॉनवे ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया अभी रिसेंट पास्ट में, लेकिन फिर भी ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर कि अगर वो खड़े रहे तो वो मतलब अगली टीम को तहस नहस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉनवे के साथ जाना चाहिए, उनको मिचेल को ही रेस्ट देना चाहिए।
बाकी एडजस्टमेंट तो वो कर लेते हैं, रविंद्रा का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि रचिन ऊपर भी खेल लेते हैं, नीचे भी खेल लेते हैं, कहीं भी खेल लेते हैं, वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। गो कि उन्होंने ऊपर खेल के सो भी किया हुआ है, लेकिन स्टिल ही इज दैट केपेबल कि वो कहीं भी खेल सकते हैं। उनको उनकी उनके रोल को थोड़ा प्लस माइनस किया जा सकता है, बट कॉनवे शुड प्ले देयर। लेकिन डेरिल मिचेल डॉक्टर साहब इनके बेस्ट बैट्समैन रहे हैं वनडे क्रिकेट में पिछले 2 साल में और पिछले 1.5 साल में, तो उनको आपको लगता है कि बाहर बिठा देंगे? सर देखिए, अब ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेज आपका फिक्रा अगर मैं मुस्तार लूं तो मसला ये है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज के लिए अगर आपको देखना पड़ेगा कि आपको ज्यादा जरूरत कहाँ पर है अटैक करने की। और बात फिर वही रिपीट कर देता हूँ मनशा भाई वाली, कि आपको ऊपर से अटैक करना पड़ेगा। अगर ऊपर से अटैक नहीं होगा, यानी कि अटैक मींस नॉट स्टेडी अटैक बल्कि एक अग्रेसिव अटैक। अग्रेसिव अटैक होगा तो आपको नीचे आके संभाल ली जाएगी नहीं। अगर ऊपर से ना हुआ उस तरह का रेगुलर अटैक हुआ तो फिर शायद आप कहीं थोड़ा सा 20-25 रन पीछे छूट जाए, जैसा कि पाकिस्तान हमेशा 25-30 रन पीछे रह जाता है ना हर दफा। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी न्यूजीलैंड के साथ भी यही मसला, और वो भी साउथ अफ्रीका जैसी अपोनेंट के खिलाफ, क्योंकि वहां आपको अटैक से ही खेलना पड़ेगा, रेगुलर क्रिकेट वनडे वाली नहीं खेलना पड़ेगी। इसलिए कि साउथ अफ्रीका के पास जो वेपन्स है ना, सारे सारे के सारे डिजास्टर्स है, वो मैस डिस्ट्रक्शन वाले हैं ना वेपन सारे उनके, तो अच्छा, वहां से। जी जी। ये क्या कहते हैं, एक डॉक्टर साहब ने जो कहा मैच डिस्ट्रैक्शन का, तो मंशा भाई एक शमसी ऑब्वियसली उसको नहीं खिला रहे थे, तो आपको लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सिलेक्शन हो सकती है उसकी? डेफिनेटली हो सकती है। वो बड़े मैच के प्लेयर भी हैं, ऐसा कोई शक नहीं है कि वो किस वजह से नहीं खेल रहे। कुछ कॉम्बिनेशन को देखते, मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह न्यूजीलैंड और इनकी तो हेडेक बनी हुई है। हमारे पास तो 11 पूरे नहीं थे हो रहे इनके पास मिचेल को बाहर बिठा के रविंद्रा को अभी कौन सा वो नंबर देना है, मतलब देखें। चैपमैन बाहर बैठा हुआ है। देखें वो खब्बा चैपमैन बाहर बैठा है और वो शानदार प्लेयर है। और मेरा हाल बिल्कुल। है वो बहुत ज्यादा वो जो है ना सिंगल डबल और स्कोर को चला के रख। तो मतलब अभी तो उनके लिए एक मुश्किल बनी हुई है लोगों के लिए कि टीम को किसको खिलाना है। हमारे टीम के लिए मुश्किल थी कि 11 पूरे नहीं थे हो तो आपको लगता है कि शमसी का कोई चांस है दो रहे। स्पिनर के खेल साथ? सकते हैं। क्योंकि देखें अब ये लोग तो 3 स्पिनर से, मतलब 2 जेन्युइन स्पिनर और बाकी 1-2 पार्ट टाइम स्पिनर से साथ जाएंगे ना न्यूजीलैंड वाले, जी, ठीक है? तो आपको लगता है कि जेन्युइन स्पिनर का काम है, बैटिंग विकेट्स पे जेन्युइन स्पिनर का ज्यादा काम होता डेफिनेटली है। और वो मतलब विकेट टेक कर मुझे वो तो नहीं है कि वो मतलब टू बी क्या कहते हैं ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कि वो सलमान आगा नहीं है, वो खुश दिल नहीं है। है? अगर मैं अपने प्लेयर्स का मुझे, तो मतलब वो बॉलर है जो विकेट लेते हैं। तो मतलब उनको तो एज अ बॉलर आप विकेट टेकर के तौर पे खिलाएंगे, और यकीनन अगर वो खेलेंगे तो विकेट्स भी लेंगे। तो यानी कि ऑब्वियसली अभी तक तो नहीं खिलाया उनको, राइट? और हाँ पूरे जी। उसमें कम ही चांस मिल रहा है। तो मेरा भी ज्यादा यही ख्याल है, अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, कि जो रिस्ट स्पिनर है ना, वो अच्छा खासा मैच ले जाता है। यानी कि मैच आप हार रहे हैं और वहां से, मतलब ये कि फिंगर स्पिनर बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो मैच को स्टेडीली करते हैं, लेकिन सिंगल हैंडेडली जो है ना, वो रिस्ट स्पिनर्स के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जरा कि उनके पास नेचुरल वेरिएंस ज्यादा होती है, हवा में भी विकेट में भी ना। तो मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर उनको खिलाते हैं। मतलब आप कितने मैचेस देख लें, सारी क्रिकेट आप देखते हैं, कहीं भी अभी देखें कुलदीप यादव बिल्कुल आपको लग रहे होंगे मीडियोकर, और वो फ्लाइट दे रहे हैं और वो पिछले पैर पे और अगले पैर पे जैसे इनको विकेट मिलती है नए प्लेयर के लिए, और 3-4 विकेट ऊपर नीचे, और एक बिल्कुल अजाब सा बन जाता है कि वो रिस्ट स्पिनर को कैसे खेलना है। रिस्ट स्पिनर आपको ऐसा लगता है जैसे वसीम अकरम की अगली यॉर्कर आ रही है। हाउ कम बिल्कुल यू सही। प्लेड। रिस्ट स्पिनर बिल्कुल को समझ नहीं आती कि उसको फॉरवर्ड जाना है पीछे जाना है। तो नए बिल्कुल प्लेयर के लिए वो एक अजाब बन जाता है, वो अटैकिंग आपके पास 3-4 ओवर आ जाते हैं स्पिनर के। बिल्कुल तो रिस्ट बिल्कुल। स्पिनर तो हमेशा ही बीच में होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि मैं यहीं से हूँ, न्यूजीलैंड से हूँ, तो एक तो सैटनर तो चले जेन्युइन स्पिनर हैं, बाकी जो है ना उनके स्पिनर्स, जडेजा हो गया या फिर जडेजा तो चले, रविंद्र, सॉरी, वो तो बॉल करता आ रहा है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ब्रिस्वेल हो गए और दूसरे फिलिप्स हो गए, वो इतना कोई रेगुलर बॉल नहीं करते आए, वो अभी 3-4 साल में हमने बॉलर बनाए, राइट? तो अब उसमें ये है कि जब बड़ी सिचुएशन आती है, बड़ा ओकेजन आता है, सेकंड बॉलिंग आती है, तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड डिफेंड कर पाएगा इस बॉलिंग लाइनअप के साथ? बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बॉटम लाइन पहली पंच लाइन में बता दूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्रेसवेल को भी, इवन रचिन को भी, या मतलब रेगुलर स्पिनर अगर देखें तो सिर्फ सेंटर खुद ही है। बाकी बिल्कुल सबके सही। साथ अगर वो 10 10 ओवर बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर 2 4 5 ओवर अपने पार्ट टाइमर के तौर पर करवाने हैं तो ठीक है, लेकिन आप 3 जेन्युइन टॉप पे जा रहे हैं फास्ट बॉलर के साथ,
और उसके बाद आपके पास सेंटर खुद है, तो एक पूरा बॉलर आपका काम है। अब उसको वो 3-3 ओवर मिला के करें या जैसे भी करें, और जिस तरह की साउथ अफ्रीका की बैटिंग अटैक है वो बिल्कुल इन्हीं को टारगेट करके बैठी होगी। ब्रेसवेल को टारगेट करेगी, रचिन को टारगेट करेगी, ग्लेन फिलिप्स को टारगेट करेगी, क्योंकि अगेन आपने खुद कहा कि जैसे वो रेगुलर बॉलर नहीं है, हो सकता है वो एक आध ओवर तो निकाले, लेकिन उनका टारगेट भी हो सकता है विल ओ'रोर्क ना हो, मैट हेनरी ना हो, सेंटनर ना हो। वो भी सोचेंगे कि हाँ 10 ओवर बहुत है, किसी भी मैच को बनाने के लिए 10 ओवर कम नहीं होते। तो और फिर सबसे बड़ा मसला ये हो जाएगा कि अगर इनमें से कोई एक भी पिट गया या दो पिट गया 3 पीरियड में से, जिनके पार्ट टाइमर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर उसको कौन कवर करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। और यही बहुत बड़ा गैप बनेगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान में, बॉलिंग का, ये जो पार्ट टाइमर्स का। अच्छा मनसा भाई, इसमें डॉक्टर साहब की बात में थोड़ा सा ऐड करता चलूं। एक टेम्पलेट हमें नजर आया था इस चैंपियंस ट्रॉफी में कि जो टीम, जिस भी टीम ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान 10 से 25 दरमियान में ओवर में अटैक नहीं किया, स्पेशली 10 से 20 ओवर में, राइट, तो वो मैच वो हार गए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 42 पे 2 आउट थे, शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर किए हुए थे, उसको वापस लाना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं लाया, राइट। उन्होंने कहा जी कि खुशदिल और आगा के ओवर जल्दी जल्दी करा देना। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट। साउथ अफ्रीका के साथ मैच था अफगानिस्तान का, 10 ओवर हुआ, फिर उन्होंने जो है ना वो 6-7 ओवर इकट्ठे करा दिए गुलबदीन से, ताकि उसके ओवर जल्दी जल्दी निकलवा दे, राइट। उससे क्या हुआ कि पार्टनरशिप बिल्ड हो गई, और उसके बाद फिर नूर अहमद को 25वें ओवर में लाए। तो आपको लगता है कि, आई नो कि पहले 10 ओवर में अटैक जरूरी है, लेकिन आपको लगता है कि जो सेकंड पावर प्ले स्टार्ट होता है 10 ओवर के बाद, उसमें आप टाइम नहीं गुजारना, एक्चुअली आपने विकेट लेने जाना? डेफिनेटली अगर किसी के पास फायर पावर है, वैसे वो स्पिनर या एक कोई रिस्ट स्पिनर हो या फिंगर स्पिनर को मैजिकल स्पिनर हो या कोई अच्छा फास्ट बॉलर हो, तो डेफिनेटली मैच तो वहां पे बिल्कुल सीधा जीत जाते हैं अगर आपके पास विकेट टेकर है। जहां तक आपने बात की ब्रेसवेल की, मुझे लगता है कि वो अनफॉर्स था, एक बाबर का मिड विकेट लग गया और कैच हो गया, तो शायद वहां से हम भी उनको मारना चाहते थे और हमारा भी प्लान उनको अटैक का था। ये किंग बाबर के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो उनका वो लग गया एक वो मिड विकेट, वो बैकफुट पे। तो मुझे मैं मुझे लग सुन रहा रहा है हूँ कि मनसा भाई, मैं जी सुन जी, रहा हूँ आप भी आप डॉक्टर साहब, किंग के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप ही के लिए बात की है मैंने जी जी बिल्कुल सुन रहा स्पेशल, हूँ। कि वो मतलब शायद हम भी एक प्लान था, और बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात 300% मैं एग्री करूंगा कि वो प्री प्लान टारगेट के साथ आएंगे कि कौन से बॉलर को उन्होंने हिट करना है, और जहां से कॉम्बिनेशन चेंज हो और दूसरा बॉलर जल्दी लाना पड़े। तो हमारे खिलाफ तो देखिए वो कामयाब हो गए, उन्होंने जैसे कि हमें इब्रार को लाना पड़ा, राइट। तो मतलब एक ही बॉलर था हमारे पास जो पैट, मतलब क्या चेंज करेंगे, उसको ले आए विकेट टेक। तो वो उनके पास अगर चेंज करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर जरा मुश्किल हो। अच्छा, एक और स्ट्रेटजी, आखिरी बात, सॉरी मैं लंबी कर गया हूँ एपिसोड, उसमें ये है कि दोनों एंड पे 2 डिफरेंट बॉल यूज हो रहे हैं, राइट। तो क्या ये मुमकिन है कि एक बॉलर का एक एंड से बॉल स्विंग ना हो रहा हो, तो उसको स्विच एंड करा लें रादर देन कि उसको लंबा स्पेल दे दें शुरू में? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को हमने दूसरे एंड से लाई नहीं ना, नए सेमी न्यू बॉल पे। तो आपको लगता है कि स्पेशली ये जो स्विंग बॉल पे सारा गेम है, ये स्ट्रेटजी बड़ी कम यूज हो रही है, या मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, या क्या कहते हैं? इंडिया ने वैसे की ये स्ट्रेटजी एक मैच में यूज, शामी को दोनों दूसरे एंड से ले आए, लेकिन आपको लगता है कि ये भी अंडर प्लेड है स्ट्रेटजी? देखिए मुझे मेरा लग ख्याल रहा है है कि जी 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 मनसा भाई आप लें पहले, मैं नहीं, वो मैं तो वैसे बात मुझे याद आ गई। शाहीन मुझे कई स्पेल में लगे कि वो अंडर प्रिपेयर, जिसका कहते हैं ना कि ग्रेट डब्ल्यूज थे, और वो पहले ही इतना वार्म अप होते थे कि पहली बॉल ही अच्छी होती थी, और इस तरह उस तरह। तो मुझे लग रहा है जब शाहीन अभी पिछले मैच में भी आए कोहली के खिलाफ, तो पहली बॉल कोहली निकली, उनके 4 मारा ऊपर से, तो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, ही वॉज जस्ट वो एक दो लूजनर करा के तो फिर आना चाहते थे। तो जो आपने बात की कि एंड चेंज करने की, वो बॉलर के जेन में तो दूर आने की बात है, कप्तान के जेन में ही आ जाए तो आ जाए। तो बॉलर, हालांकि बॉलर खुद भी बता सकता है कि ये मेरा, मैं इस एंड से कर रहा हूँ या नहीं मिल रही, या दूसरे एंड से मुझे नजर आ रहा है उसको मिल रही है, तो हो सकता है। लेकिन वो यकीनन आपकी बात सही है कि कप्तान ये चीजें देख के और वो क्योंकि चीज। 2 डिफरेंट बॉल्स यूज हो रहे हैं ना, तो बाज का होता है एक बॉल स्विंग हो रहा है, बाज का होता है दूसरा जी नहीं। डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल, मैं 100% ये आपने थोड़ा सा कवर कर दिया उसको कि बात बॉलर की नहीं है। बॉलर तो खासतौर पर हमारे बॉलर जो होते हैं ना, वो इतने यक रुखे होते हैं कि वो कुछ और सोच नहीं रहे होते। उनका क्या हाल है कि उनसे स्विंग नहीं हो रही तो वो और जोर लगाते हैं। वो छोड़ के बाहर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि और जोर लगाएंगे, इसलिए कि बाहर पेस पेस भी चेक हो रही है ना, कि शायद क्योंकि ये बार बार फिक्रा सुनने को मिल रहा है शाहीन शाह अफरीदी की पेस कम हो गई, पेस कम हो गई। कोई ये नहीं देख रहा कि वो इफेक्टिव कितना हो गया। ये तो उस पर तो बात ही नहीं हो रही, इफेक्टिव ही नहीं है वो। तो अगर आपने बात की ना, तो कि बॉलर से ज्यादा जी कप्तानी का है, कि अगर आपको याद होगा तो मैं एक प्रोग्राम में बात भी कर रहा था, जब अफगानिस्तान और स्टीव स्मिथ यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मैच था, कि उस पर क्या होगा, बहुत सारा प्री मैच हमने एनालिसिस किया, तो उसमें मैं गुजारिश ये कर रहा था कि देखिए जो मेन
अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का फर्क है ना, उससे कहीं ज्यादा फर्क शहीदी और स्टीवन स्मिथ का है। असल इम्तिहान उन दोनों का होगा, और जहां तक लग रहा है कि इस इम्तिहान में स्टीवन स्मिथ ही आगे जाएंगे, तो वो क्लियर कट आगे चले भी गए। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि जब आप बॉल मतलब या तो कीपर, मतलब कि कप्तान खुद हो, अगर कीपर नहीं है तो वो कप्तान को थोड़ा गाइड करे कि हाँ भी किसकी बॉल किधर जा रही है, क्या मूवमेंट हो रही है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी गाइड करे कि हाँ इसको एंड चेंज कर दो या इसको हटा दो या कोई और ट्राई कर लो। तो ये थोड़ा कम हो रहा है, मुझे लगता है कि इस समय कप्तान दिमाग का जरा काफी कम यूज कर रहे हैं शायद। चले। अच्छा डॉक्टर साहब, मनसा भाई, क्योंकि लिस्ट क्रिकेट भी कम हो रही है शायद इस वजह से भी, क्योंकि वनडे क्रिकेट T20 क्रिकेट में तो एक ही बॉल यूज होता है, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है। अच्छा, इसको अगर हम कंक्लूड करें तो पंडित्स के हिसाब से साउथ अफ्रीका आर स्लाइटली फेवरेट्स। मैं अपना वर्डिक्ट दे देता हूँ। मेरा ख्याल है कि बैटिंग टीम सेकंड वुड हैव एन एडवांटेज, क्योंकि ये पाकिस्तान में मैच हो रहा है। आप लोग अपना क्या कहते हैं वर्डिक्ट देंगे कि कौन जीतेगा? बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान में तो चेस करने जाना चाहिए। सही जितना है भी किसी ने लगाया वो अंडर प्रेशर ही होगा, तो थोड़ी देर बाद ड्यू का भी फैक्टर है हमारे इधर। जी डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि रूट चेस के लिए तो ऑफकोर्स जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का पता ही नहीं है कि 400 भी सेफ है कि नहीं है ना। जिस तरह 350 चेस हुआ था वहां पे, तो लगता है कि कोई सेफ स्कोर नहीं है वहां पे, तो वो डर रहेगा टीम के जहन में, तो इसलिए बेहतर है कि चेस पे ही जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका अहेड है, और स्लाइटली नहीं है, शायद स्लाइटली से थोड़ा ज्यादा अहेड है न्यूजीलैंड की निस्बत। डॉक्टर साहब सॉरी, अपना सती भाई, मुझे एक वो सवाल ज़हन में था कुछ दिनों से, कि जी जब जी आप कीपिंग के अंदर और एक टेस्ट का आपके पास कीपर हो टीम में, तो जी जी। किसको आप कीपिंग करवाएंगे? टेस्ट कीपर को कि वनडे वाले को कि T20 वाले को? लेथम भी हो और अरे टीम में भी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो हम देखते हैं कि उनमें से बेहतर फील्डर कौन है। समझ रहे हैं? जी। अगर तो कीपिंग एबिलिटी सिमिलर हैं, तो बेहतर जो फील्डर है ना, उसको करा लेंगे, दूसरे उसको फील्डिंग करा लेंगे, क्योंकि फील्डिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि आपके कीपर की यूजली आर्म नहीं होता, थ्रो नहीं अच्छी कर सकते, राइट? तो अगर दो इक्वली टैलेंटेड कीपर्स हैं और सिमिलर एबिलिटी के हैं, तो प्रेफर करेंगे कि वाइट बॉल कीपर को कराएं, लेकिन अगर उसकी थ्रो अच्छी है तो रेड बॉल कीपर को करा सकते हैं मेरे ख्याल में। तो एलेक्स कैरी अच्छा। ने थ्रो अच्छी की है वैसे बाउंड्री से। अच्छा, और वही मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश में तो कैरी कर गया, और इधर लेथम, और उसमें दूसरा कौन कर रहा है न्यूजीलैंड का? नहीं नहीं, लेथम ही है, हाँ लेथम। cool। लेथम इज जनरल। अच्छा, उसको ही करवाएंगे कीपिंग, जी जी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल कॉनवे बिल्कुल। हुआ तो वो नहीं होगा? कॉनवे जो है वो क्या कहते हैं, मेरा क्योंकि मेरा उधर इंग्लिश ने की और वो थ्रो शुरू कर रहा था, कैच भी लिए कैरी ने जी एक जी दो। जी। अच्छा, चलें, सही है। चलें चलें नाजरीन, हम इसको वाइंड अप करते हैं, और हमारा ख्याल ये है कि टीम बैटिंग सेकंड हैज एन एडवांटेज इन न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो कंसल्टेंट हैं, कोच कंसल्टेंट हमारे पाकिस्तानी हमारे दोस्त यासर अराफात हैं, तो उनको ऑल द बेस्ट। और इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।